Assalamu alaikum dear students. Today is our first lecture of biology class 9 page number 2. Our topic is introduction to biology. इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी ये हमारी 9 क्लास की बुक जो है आपकी इसका फ़र्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले मेजर आउटलाइन देख लेते हैं कि आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन को, ब्रांचेस एंड डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर ब्रांचेस, कुरान एंड बायोलॉजी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन सब चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ना है। ये बेसिकली हमारे टॉपिक्स हैं, ये हमारे मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस क्या है? साइंस जो है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया लफ्ज़ है जिसके मायने हैं नॉलेज की। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि साइंस बेसिकली एक नॉलेज है। अब क्वेश्चन ये है कि ये नॉलेज हमें कैसे हासिल होता है, हम लोग इसको कैसे गेन करते हैं। तो ये नॉलेज जो होता है इसको ऑब्ज़र्वेशन से गेन किया जाता है, यानी कि सबसे पहले कोई भी अगर हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्व करने के बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आया जो चीज़ हमने मुशाहिदा की है, ऑब्ज़र्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना, किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना। तो एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि जो हम लोगों ने चीज़ ऑब्ज़र्व की है आया वो एक्सपेरिमेंट्स में उसका रिज़ल्ट ठीक आता है या नहीं आता। एंड पे हम लोग उसके कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं, यानी कि कंक्लूजन्स उसमें से हासिल करते हैं, कोई भी नतीजा अख़ज़ करते हैं, कोई भी हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट होता है वो उसमें से हम लोग ले लेते हैं। तो ये सब कुछ किस में होता है? साइंस में होता है। अब साइंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि जो साइंस है वो उसका बेसिक मकसद क्या है साइंस बनाने का। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने साइंस को क्यों बनाया, ये एक जो एक्स्ट्रा मतलब कि आप यूँ कह लें कि एक तरह से जो बुक्स उसकी जो ब्रांचेज़ हैं उनको क्यों डेवलप किया, वो इस वजह से डेवलप किया ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि नेचर के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको हम लोग साइंस की मदद से आसानी से समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज़ बनाई है तो वो कैसे बनाई है, उसका मकसद क्या है और उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे पता चलती हैं, ये हमें साइंस के थ्रू पता चलती हैं। अगर हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो हम लोग इन चीज़ों को अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन है उसकी वो कर सकते हैं और एंड पे हम लोग इसकी लॉजिकल कंक्लूजन्स भी ड्रा कर सकते हैं। अगर हम लोग एंशियंट टाइम्स की बात करें ना, यानी कि पुराने वक्तों में, तो पुराने वक्तों में साइंस की ब्रांचेज़ नहीं थी। तो जो भी हमें नॉलेज मिलता था फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स के रिलेटेड वो साइंस में हम लोग डालते जाते थे। यानी कि एक आप यूँ कह लें कि एक कोई इसकी फ़र्दर ब्रांचेज़ नहीं थी, एक हेड ही था। साइंस को एक हेड माना जाता था और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो साइंस में ही रखी जाती थी। आप लोग यूँ समझ लें कि कोई एक बुक थी जिसमें हर इन्फॉर्मेशन जो है वो रख दी जाती थी। अब क्या हुआ कि साइंटिस्ट को अगर कुछ बायो से रिलेटेड ढूंढना होता था तो उनको पूरी बुक देखनी पड़ती, तो उनके लिए काफ़ी ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी, काफ़ी एक हेक्टिक काम था कि आपको अगर एक चीज़ देखनी है तो आपको हर चीज़ को छानबीन करना पड़े, उसकी छानबीन करना पड़े। तो उसके लिए फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो साइंस है उसको फर्दर ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। तो उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? बायोलॉजी है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है। तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, हमारा चैप्टर बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में है, तो हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। अब बायोलॉजी बेसिकली क्या है? बायोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ लाइफ है। स्टडी ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी के बारे में स्टडी करने को बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी जो है ये दो ग्रीक वर्ड से, ये जो लफ्ज़ बायो है ना, बायोलॉजी, ये दो ग्रीक लफ्ज़ हैं, बायोस और लोगोस, इनसे निकाला गया है। ड्राइव करना मतलब अख़ज़ करना, किसी चीज़ से उसको निकालना। बायोस के मायने है लाइफ और लोगोस के मायने है थॉट और रीज़निंग। बायो के मतलब है लाइफ, लोगोस का मतलब है किसी चीज़ के बारे में थिंक करना, उसको सोचना, उसके बारे में रीज़न्स देना कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है। अब बायो का मकसद क्या था? बायो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये था कि जो स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के, उनको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ सकें, उनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें और नेचर की ये जो अल्लाह ताला की काविश है इसको हम लोग अप्रिशिएट करें, इसकी हम लोग तारीफ़ करें कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से हर चीज़ को अरेंज किया है, कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बनाया है।
तो अगर हमारे पास बायोलॉजी नहीं होती तो हमें जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस को हम लोग प्रॉपर्ली डिफ़ाइन नहीं कर पाते, प्रॉपर्ली हम लोग उनको स्टडी नहीं कर पाते, यानी कि बिल्कुल एक हायर लेवल पे जाके, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके, डीएनए के लेवल पे जाके हम लोग उसको स्टडी नहीं कर पाते। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी बात करें ना कि बायोलॉजी का बेनिफिट क्या है, तो बायोलॉजी का बेनिफिट यही है कि इंसानों के साथ पेश आने वाले जो कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स के साथ कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेट्स सपोज के कोई भी बीमारी आ गई है, डेंगू फीवर हो गया है या कोई टाइफाइड हो गया है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें बायोलॉजी देती है। बायोलॉजी हमें बताती है कि इसको आप ये प्रॉब्लम हुई है, तो हमें कैसे पता चला कि डेंगू है या मलेरिया है, तो हमें उसकी सिम्टम्स ऑब्ज़र्व करने से पता चला कि मलेरिया में क्या होता है बेसिकली कि आपको शदीद सर्दी लगती है और ठंड के साथ बुखार होता है। तो ये एक ऑब्ज़र्वेशन थी। जब हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि इस जो हमारा ये पेशेंट है इसको ठंड लगने के साथ बुखार हो रहा है, तो हमें ये पता चला कि इसको मलेरिया हो चुका है। अब मलेरिया को हम लोगों ने किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना है, उसकी जो रेमेडीज़ हैं वो हमें बायो बताती हैं। तो उसका इन्वायरमेंट के साथ लिंक क्या है, जो हम लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो उसका हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम लोगों को ये भी देखना पड़ता है कि आया वो हमारे लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है। इसका मतलब इस बात का मकसद यही हुआ कि जो चीज़ हम लोग दे रहे हैं उस पेशेंट को, हम लोगों ने ये देखना होता है कि ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं कि मलेरिया तो ठीक हो जाए लेकिन इसकी कोई और जो बीमारी है वो वजूद में आ जाए। मतलब मलेरिया तो बिल्कुल ठीक हो जाए लेकिन उस जो हम लोगों ने उसको ड्रग्स दी हैं, जो मेडिसिन दी है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से कोई और बीमारी आना शुरू हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हमें बायो बताती हैं कि आपने कौन सी मेडिसिन देनी है, अगर कोई बीमारी आ गई तो उसकी रेमेडी क्या है, रेमेडी मतलब उसका इलाज क्या है, और उस बीमारी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी जो है मेन 3 है। इन डिवीजन्स में हम लोग क्या देखते हैं कि जो लाइफ है वो कितनी तरह की है, लाइफ की जो फॉर्म्स हैं वो क्या हैं। तो लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है ये दुनिया के अंदर ये 3 तरह की है। एक है ज़ूलॉजी, ज़ू कहते हैं जंगल से रिलेटेड जानवर, मतलब कि जो जानवर हैं उनसे रिलेटेड। ज़ू चिड़ियाघर आपने देखा है ना, चिड़ियाघर को ज़ू कहते हैं। तो ज़ू क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स रखे जाते हैं। तो लॉगी का मतलब क्या हुआ? लॉगी मतलब लॉगोस से निकला है, इसका मतलब हुआ थिंकिंग और रीजनिंग। ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो ज़ूलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में थिंकिंग और रीजनिंग करते हैं। ये बायो की वो डिवीज़न है जिसमें हम लोग एनिमल्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉटनी। बॉटनी जो है ये प्लांट्स को रिलेटेड है। ये बायो की वो डिवीज़न है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग प्लांट्स को स्टडी करते हैं, यानी कि प्लांट्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से अपने आप को वो प्रोपागेट करते हैं, किस तरह से उनके सीड जो हैं उनकी सोइंग की जाती है, किस तरह से वो एक नया प्लांट बनता है, और उनका पूरा लाइफ साइकिल और उनकी हिस्ट्री जो है ये हम लोग बॉटनी में देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड और लास्ट डिवीज़न है वो हमारे पास है माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो बायोलॉजी जो है ये 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। फर्स्ट वन इज़ माइक्रो, सेकंड वन इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में तो हमें पता है कि साइंस की वो ब्रांच जो कि जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ लाइफ करते हैं उसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन अब माइक्रो क्या है? जो ये 2 टर्म्स यूज़ की जाती हैं, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। तो माइक्रो मतलब कि छोटी चीज़ को, तो छोटी चीज़ कौन सी है? जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, अगर हम लोग उनकी स्टडी करें बायो से रिलेटेड, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की लाइफ को अगर हम लोग स्टडी करें तो ये जो डिवीज़न बायोलॉजी की है इसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, ये माइक्रोबायोलॉजी की आप लोग यूँ कह सकते हैं कि एग्जांपल्स हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर प्रोटोजोन्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि बहुत छोटे हैं, जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, और इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग ये देखते हैं बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में। अब तक हमने पढ़ा है मेनली उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है और बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ा है, और अब हमने पढ़ी है डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी में फ़र्क है। डिवीजन्स उसकी मेन उसकी डिवीजन्स हैं जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि लाइफ कितनी तरह की होती है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने चाह रहे हैं कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी।
ब्रांचेस जो हैं ये डिवीजन से फर्दर छोटा स्टेप है, छोटा लेवल है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि लाइफ जो है ये किस तरह की होती है। डिवीजन्स में हम लोग देखते हैं कि लाइफ कितनी तरह की है, और जो ब्रांचेस हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि लाइफ जो है ये कितनी तरह की है, किस तरह की है। तो सबसे पहले जो डिवीजन हमारे पास है वो मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फ कहते हैं फॉर्म या स्ट्रक्चर को, मॉर्फ। और लॉगी का मतलब लोगोस से निकला है, थिंकिंग और रीजनिंग, यानी कि किसी चीज़ के बारे में सोच विचार करना। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कौन सी ब्रांच है? बायो की वो ब्रांच जिसमें हम लोग किसी चीज़ की साख्त के बारे में, उसकी फॉर्म यानी कि जो हैयत है, जो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है, उसके बारे में देखते हैं। तो वो चीज़ होगी हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी से नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है इसको आप बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। ये आपकी बुक के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है, ये मैं वो बता रही हूँ। तो मॉलिक्यूल, जो लाइफ के मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो मिल के लाइफ बनाते हैं, जब हम लोग उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, अब वो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? प्रोटीन्स होगी, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, या फिर न्यूक्लिक एसिड हो गए। प्रोटीन्स के बारे में आप लोगों को पहले ही पता है, किस में होती हैं? एग में, मीट में। कार्बोहाइड्रेट्स भी पोटैटो में, या डिफरेंट जो हम लोग सीरियल खाते हैं, राइस में होते हैं। लिपिड्स ये बेसिकली ऑयल्स होते हैं, जो भी ऑयल या घी हम लोग खाते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है ये क्या है? ये डीएनए और आरएनए के बारे में है। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट जो फर्दर चैप्टर्स हैं उनमें हम लोग इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो माइक्रो बायोलॉजी में हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं कि जो जिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ने हमारी लाइफ को बनाया हुआ है, उन छोटे मॉलिक्यूल्स की स्टडी को हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड एक हमारा पास जो इसकी सेकंड ब्रांच है बायो की, थर्ड ब्रांच है, वो है एनाटॉमी। एना मतलब इनर, एनाटॉमी, टॉमी का मतलब होता है काट के, डाइसेक्ट करके। जिस तरह हम लोग कोई भी मेंढक का ऑपरेशन करते हैं, या कोई भी डाइसेक्शन, मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग की ऑपरेशन के थ्रू डाइसेक्शन होती है, तो वो टॉमी मतलब काट के कोई चीज़ दिखाना। जैसे कि मेरे पास कोई एप्पल है, मैं उसको दरमियान में से काटूँ और उसके अंदर से जो सीड है वो दिखाऊँ, तो ये टॉमी होती है, यानी कि काट के कोई अंदर से चीज़ दिखाई हुई। एनाटॉमी में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम लोग ये देखते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल लेती हूँ, तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग ये देखते हैं कि उसकी नोज़ कैसी है, उसकी शेप कैसी है, उसकी आइज़ का कलर कैसा है। लेकिन जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो एनाटॉमी में हम लोग देखते हैं, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हार्ट है, लीवर है, हमारे पास लंग्स हैं। जिस तरह जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको स्टडी करने वाली जो बायो की ब्रांच है, उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, या फिर ह्यूमन बॉडी के अलावा कोई भी वो प्लांट हो सकता है, कोई भी वो एनिमल हो सकते हैं, तो उस ब्रांच को हम लोग एनाटॉमी कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यू। टिश्यूज़ आपको पता है कि किससे मिलकर बनते हैं? टिश्यूज़ जो हैं ये सेल से मिलकर बनते हैं। सेल भी माइक्रोस्कोपिक है। क्यों? क्योंकि सेल को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। कुछ सेल्स हमारे पास हैं जिनको हम लोग आम इंसानी आँख से देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली बाकी सारे के सारे जो सेल्स हैं उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अब वो सेल जिसको हम लोग देख सकते हैं वो कौन सा सेल है? वो एग सेल है, यानी कि जो आपकी अंडा जो आप लोग हर रोज़ नाश्ते में खाते हैं, वो सेल, उसकी जो योग है वो एक कंप्लीट सेल है जिसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो बाकी सेल्स हैं जिनसे मिलके हमारी बॉडी बनी हुई है, उनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, बल्कि उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो हिस्टोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद दिस माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के स्टडी करने, जिस ब्रांच में हम लोग ये सारे काम करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के बारे में आपको पता है, स्टडी ऑफ लाइफ है। सेल आपको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर और यूनिट है, हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट है। जिस तरह एक कोई भी ये आप दीवार आपको नज़र आ रही है आपके कमरे में, आपके क्लासरूम में,
तो उस दीवार की जो ईंटें हैं उसका बेसिक यूनिट क्या है उस वाल का, वो ईंटों से मिल के बनी हुई है। इसी तरह जो ह्यूमन बॉडी है या फिर जो भी प्लांट की बॉडी है या किसी भी एनिमल की बॉडी है वो सेल्स से मिल के बनी होती है। अब बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लोग सेल के फंक्शंस को, उसकी ऑर्गेनेलिस को, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं सेल बायोलॉजी। ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं? ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर छोटी छोटी, आप लोग यूँ कह सकते हैं कि सेल के पोर्शंस होते हैं सेल के अंदर, उसकी फर्दर यूँ कह लें कि उसके सेल का छोटा लेवल होता है, यानी कि जो ऑर्गेनेलिस होती हैं ये मिल के क्या बनाती हैं? सेल बनाती हैं। तो सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिस होती हैं जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या फिर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो ये सारी की सारी ऑर्गेनेलिस होती हैं। The branch of biology which deals with the structure and function of cell and its organelles is called सेल बायोलॉजी। और आपको पता है कि ये जो सेल बायोलॉजी है ये भी माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, क्योंकि सेल को भी तो हम लोग नहीं देख सकते ना। अगर हम लोग टिश्यूज़ को नहीं देख सकते तो हम लोग सेल को कैसे देख पाएंगे, जबकि टिश्यूज़ जो हैं वो सेल से मिल के बनी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो 6 नंबर पे हमारा जो इसकी ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। फिजियो का मतलब होता है फंक्शंस और लॉगी का मतलब थिंकिंग और रीजनिंग, लोगोस से निकला है लॉगी। अब द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो ब्रांच जिसमें हम लोग ज़िंदा जानदारों के मुख्तलिफ़ हिस्सों के फंक्शन के बारे में देखते हैं। जैसे कि हमारी नोज़ का फंक्शन क्या है, वो सूंघने में हेल्प करती है। हमारे जो आइज़ हैं उनका फंक्शन क्या है, वो हमें देखने में हेल्प करती हैं। हमारी जो टंग है उसका फंक्शन क्या है, वो एक तो हमें बोलने में हेल्प करती है और दूसरा हमें टेस्ट मतलब महसूस करने में, टेस्ट फील करने में हेल्प करती है। तो वो ब्रांच जिसमें हम लोग डिफरेंट जो हमारे पार्ट्स हैं, डिफरेंट जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शन को स्टडी करते हैं, उनको हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिकली जीन से निकला है। जेनेटिक्स क्या होती है? ये विरासत होती है या इनहेरिटेंस होती है। इनहेरिटेंस क्या होती है? द ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो जीन्स का ट्रांसफ़र है या फिर जीन्स का बहाव है या जीन की मुंतकली है, उसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। विरासत के बारे में पढ़ा है ना आपने कि अगर एक पेरेंट में फ़ादर है, फ़ादर की डेथ हो जाती है तो उसकी जो विरासत होती है, यानी कि जो उसका जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो उसके जो बच्चे हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो कहा जाता है कि ये हमारा विरासत का हिस्सा है। तो वो हिस्सा बेसिकली क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि वो जो हमारा पेरेंट है उसके सारे बच्चे हैं तो हर बच्चे में इक्वल हिस्सा जाना चाहिए। इसी तरह जीन्स होती हैं। जीन्स जो किसी भी पेरेंट में जितना भी उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जितना भी डीएनए या आरएनए होता है, वो उसके बच्चों में मुंतकिल हो जाता है। साइंस की वो ब्रांच जेनेटिक्स कहलाती है। बायो की वो ब्रांच द स्टडी ऑफ द जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस। जीन्स क्या है? बेसिकली जीन्स वो एक व्हीकल के तौर पे, एक यू कैन से कि एक बस के तौर पे काम करने वाली चीज़ें हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल को पेरेंट्स से लेके उनके बच्चों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो को समझने से पहले आपको ये समझना है कि जो ह्यूमन बीइंग है या फिर जो हमारे पास प्लांट्स हैं, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनके अंदर 2 तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। एक जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग स्पर्म कहते हैं, और जो गमीट है बेसिकली, ऑर्गन नहीं हम कहेंगे, इसको गमीट कहेंगे। और जो फीमेल गमीट है उसको हम लोग एग कहते हैं। ये जो एग और स्पर्म है जब ये फ्यूज़ करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? ज़ाइगोट। और जो ज़ाइगोट जब डेवलप हो के एक तरह से उसको अपने आप को मॉडिफाई करके जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो का बनना, एम्ब्रियो और एम्ब्रियो जब डेवलप होके फर्दर इसकी स्टेजेस से गुज़रता है तो वो एक न्यू इंडिविजुअल में तब्दील हो जाता है। इन सारी स्टडी, ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और उसकी एक नई जानदार में बनने तक का जो एक सफ़र है, उसको हम लोग एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू एन न्यू इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी।
बाकी आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अब आपने जो होमवर्क में काम करना है वो इन सारी जो मैंने आप लोगों को डिवीजन्स या ब्रांचेस बताई हैं इनकी डेफिनेशंस को आपने नोटबुक पे नोट करना है और जो हमारी रिमेनिंग ब्रांचेस हैं उनको हम लोग फर्दर लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।